अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डायबिटीज़ डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। डायबिटीज़ डेटा सेट साइकिट लर्न के टॉय डेटा सेट पैकेजेस में अवेलेबल है। साइकिट लर्न ने कुछ डेटा सेट्स अपलोड किए हुए हैं अपने वेबसाइट पे, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए, और उसको उसने लेबल किया टॉय डेटा सेट के नाम से। इसी टॉय डेटा सेट सीरीज का इससे पहले हमने आइरिस डेटा सेट पे जो है मॉडल इंप्लीमेंट किया था, उसको स्टडी किया था, मॉडल की परफॉर्मेंस देखी थी। इसी सीरीज का ये चैप्टर 2 है, डायबिटीज डेटा सेट। ये भी हम साइकिट लर्न से ही इंपोर्ट करवाएंगे फाइल को और हम इसको यूज करेंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो टॉपिक्स हम एक्सप्लिसिटली कवर करेंगे, वो अगेन सबसे पहले डेटा सेट की प्रिपरेशन है, फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू हम देखेंगे कि कौन से वेरिएबल्स हमें सिलेक्ट करने चाहिए और किस तरीके से हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, मॉडल को एवेल्युएट करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, मॉडल्स को कंपेयर करेंगे और मॉडल को सिलेक्ट करेंगे कुछ पैरामीटर्स की बेसिस पे। और इसके अलावा हम कुछ और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे, कुछ शॉर्टकट्स भी आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे, जो अगर आप प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करें तो आपकी प्रोग्रामिंग फास्ट हो सकती है और उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक भी आ सकता है। मजीद ये कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में हैं और जाहिर है उनके पास ह्यूज डेटा सेट होता है पेशेंट्स का, और वो चाह रहे होता है कि उस पर कुछ हम काम भी करें, वो उस ह्यूज डेटा सेट पे मशीन लर्निंग अगर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो किसी रिसर्चर को या किसी डेटा साइंटिस्ट के इंतजार करने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करते जाए। एट द एंड आप के पास अपना एक मॉडल होगा और कोड भी बिल्कुल सिंपल और इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना इसमें सिखा रही हूँ मैं। तो मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स अपना जो भी डेटा सेट है उस और जो भी आपके पास कोड तैयार होगा, बिल्कुल ऐसे अपने गूगल एक रिसर्च प्लेटफॉर्म बना लीजिए और सारी चीज़ें उस पे बिल्कुल एज इट इज़ लेके चलें, और एट द एंड ऑफ द फाइल आपके पास अपने डेटा सेट के ऊपर आपका अपना किया हुआ काम होगा। जो मॉडल इम्प्लीमेंट फेमस मॉडल है, पॉपुलर मॉडल है, वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ज्यादातर रिसर्चेस उन्हीं मॉडल्स को लेके जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही होती है। तो हम उसी फेमस चीजों को, पॉपुलर चीजों को लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद डेटा सेट पे जल्द अज जल्द उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस और फेमिलियर करवाना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने डायबिटीज डेटा सेट की तरफ। गूगल कोलैब में हम मौजूद हैं इस वक्त, और गूगल ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जिसपे पाइथन इंप्लीमेंट करते हुए मशीन लर्निंग के तमाम मॉडल्स हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ पैकेजेस इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ हमें जो है बकायदा पहले इंस्टॉल करना होगा, फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो फिर डिपेंड करता है आप किस डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। और नॉर्मली इमेजेस के जो डेटा सेट होता है उससे रिलेटेड फाइल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। हम इस पर क्वांटिटेटिव या टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पर किसी किस्म की फिलहाल इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। आप बस फाइल्स को इंपोर्ट करें और काम स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले जो है हम अपने नोटबुक को रीनेम कर लेते हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं वो डायबिटीज डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जो डेटा सेट है बेसिकली ये टॉय डेटा सेट है जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप लोग जो है अपने किसी भी डेटा सेट के ऊपर इसमें वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल इसको एज इट इज फॉलो कीजिएगा और फिर आप अपना फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर। तो सबसे पहले जिस डेटा सेट को पे हम काम कर रहे हैं उसको हमें लोड करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम एसक्यूएल लर्न की लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, और इसमें से हम इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा सेट्स को। ये डेटा सेट्स इसका एक पैकेज है जो कि एसक्यूएल लर्न की लाइब्रेरीज में मौजूद है, तो वो हमने उस डेटा सेट के पैकेज को कॉल कर लिया है। इसी तरीके से एक और फाइल है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, और ये हमारे पास जब भी आप डेटा पे काम करेंगे, डेटा सेट पे काम करेंगे, ये फाइल आपको पांडास के नाम से फाइल है, उसको लाजमी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और इसकी कमांड है इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। कोई वेरिएबल हम असाइन कर लेते हैं। डायबिटीज के लिए हमने डीबीटीएस के नाम से एक वेरिएबल असाइन कर लिया है। और डेटा सेट्स जो ये वाला पैकेज है इसमें से हमें फाइल कौन सी चाहिए, लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। ये बिल्ट इन फाइल है। बिल्ट इन का मतलब ये है कि ये पहले से इसमें मौजूद है। हम चाहे तो कोई डेटा सेट को
इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और वो तरीका भी मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में सिखा दूंगी। और इसके बाद फिर हमने किया प्रिंट, प्रिंट की कमांड, और अगर हम अंदर लिखेंगे लिस्ट और फाइल का नाम लिख देंगे dbts, जिसमें हमारा डेटा मौजूद है। प्ले का बटन है, इसको जब हम रन करेंगे तो हमारी फाइल रन हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास मेमोरी एलोकेशन और सिस्टम इनिशियलाइजेशन वगैरह की कमांड जो है वो रन होने लग जाएगी। यहाँ देखिए एलोकेशन हो गया, कनेक्शन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, एंड फाइनली कनेक्टेड। लोड अंडर स्टोर डायबिटीज है, सॉरी। ये आपके पास जो है डेटा सेट का एक समझें कि उसकी लिस्ट आ गई कि फोल्डर्स बने हुए हैं, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन का फोल्डर है, एक डेटा का फोल्डर है, डेटा के अंदर इनपुट फीचर्स रखे हुए हैं, और इसकी जो मजीद डिटेल्स है वो अगर आप देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे कमांड को सिंपल ये करेंगे कि प्रिंट dbts डॉट descr, इसमें डिस्क्रिप्शन रखी हुई है, इसको हमने रन किया, ये आपके पास डेटा सेट के डिस्क्रिप्शन है। डेटा सेट के बारे में लिखा हुआ है कि डायबिटीज से रिलेटेड ये डेटा सेट है, 10 बेसलाइन वेरिएबल्स, 10 बेसलाइन वेरिएबल्स इसमें मौजूद है। ये इनपुट्स हैं, एज, जेंडर, बॉडी बीएमआई जिसको कहते हैं, एवरेज ब्लड प्रेशर, इसके अलावा 6 ब्लड सीरम मेजरमेंट्स है, तो 6 ये हो गए, 7 8 9 10, टोटल 10 इनपुट्स इसमें मौजूद हैं। ऑफ फॉर ईच ऑफ एन इक्वल्स टू 442 डायबिटीज पेशेंट, 442 डायबिटिक पेशेंट्स का इसमें डेटा रखा हुआ है। हर एक पेशेंट के ये 10 मेजरमेंट्स मौजूद है इस डेटा सेट में। जो ज़ाहिर डेटा सेट पे काम करने के लिए उसको पढ़ना जरूरी है कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। तो जब आप अपना डेटा सेट इसमें लाके मैप करेंगे तो आप इनके वेरिएबल्स को अपने वेरिएबल्स से सिंपल रिप्लेस कर देंगे। as well as a response of interest, a quantitative measure of disease progression 1 year after baseline। अब इन्होंने क्या किया है कि एक तो तमाम पेशेंट का 10 इनपुट डेटा रखा हुआ है, उनके बाद का प्रोग्रेशन, यानी क्या उसमें एडवांसमेंट हुई है, क्या उसमें तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है, वो इन्होंने इसमें मेजर करके रखा हुआ है। तो ये हमारा आउटपुट भी मॉडल हम अप्लाई कर सकते हैं जो क्वांटिटेटिव डेटा से रिलेटेड हो, और इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रिग्रेशन टेक्निक्स, और उसमें से हम मोस्ट पॉपुलर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन ले लेते हैं, और बिल्कुल सिंपलेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लेते हैं। तो जिसको बिल्कुल आसान पढ़ना है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर लो, और जिसको पॉपुलर पढ़ना है तो वो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन वाला मैप को आगे लेके चले। आगे टारगेट का जो इसमें फोल्डर एक रखा हुआ है वो 11 कॉलम है, और उसमें जो है डिजीज प्रोग्रेशन के बारे में रखा हुआ है, यानी कि 1 साल बाद उसका क्या आउटपुट आया है, आउटकम है। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। जो 6 सुपर ब्लड के सैंपल्स है, सीरम सैंपल्स है, व्हाटएवर, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। एज का जो ऊपर वेरिएबल है उसमें एज की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, फिर जेंडर है, उसके बाद बीएमआई में बॉडी मास इंडेक्स की है हर पेशेंट की, और S1 बीपी ब्लड प्रेशर, और S1 से लेकर S6 तक 6 सीरम जो है वो सैंपल्स रखे हुए हैं हर एक पेशेंट का, उसमें डेटा मौजूद है। आगे आते हैं, 10 फीचर्स हैव बीन स्केल्ड, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो मीन सेंटर्ड हुए हैं, स्केल हुए स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ, और स्क्वायर रूट उनका लिया गया हुआ है, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच कॉलम टोटल इज 1। यानी कि जब आप उस एक कॉलम को, फॉर एग्जांपल बीपी का कॉलम है, आप उस पूरे कॉलम को सम करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। यानी आपकी जो भी वैल्यूज है वो 0 से 1 के दरमियान मौजूद है, यानी कि जो ओरिजिनल डेटा है उसको स्केल कर दिया गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली कि आपके पास जब आप ब्लड सैंपल्स को प्लॉट करते हैं, डेटा सैंपल्स को जब आप प्लॉट करते हैं तो वो बहुत स्कैटर्ड आ रहा होता है, बहुत फैला हुआ आ रहा होता है, वाइड रेंज में वो जा रहा होता है। तो उसको हम स्केल कर देते हैं। स्केल करने से होता है कुछ, जैसे कोई इनपुट है वो उसकी रेंज ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल बीपी की रेंज है वो हंड्रेड्स में जा रही होगी, और एज की रेंज जो होगी वो 80s तक जा रही होगी।
और इसी तरीके से कुछ सैंपल्स होंगे जिनकी रेंज 0 पॉइंट समथिंग में जा रही होगी, डेसिमल में जा रही होगी। तो हम क्या करते हैं, स्केल कर देते हैं। स्केल करने का मतलब ये पूरा का पूरा डेटा अब 0 से 1 के दरमियान मौजूद है। तो ये हमारे लिए एक आसान तरीका है। और बाकी जो डेटा सेट है, अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो ये साइकेट्लाइन में टॉय डेटा सेट के नाम से, ये लोड अंडरस्कोर डायबिटीज, ये वाली फाइल का नाम है। फाइल का नाम ही लोड अंडरस्कोर डायबिटीज है। तो इसको हमने यहाँ पे जो है वो कॉल किया है। और राइट, तो इस फाइल में अगर हम जाए, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे भी मेंशन होगी। और तो यहाँ पे जो है यूजर गाइड में हम चले जाते हैं। और यूजर गाइड में जो है ये तमाम वही वाली सारी चीजें, सैम्बल्स वगैरह सब यहाँ पे भी मौजूद है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखी थी। वही सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास यहाँ साइकिट के अपने उसमें मौजूद है। और ओरिजिनल डेटा सेट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ओरिजिनल डेटा सेट से मुराद ये है कि अनस्केल्ड वैल्यू। तो अगर आपको अनस्केल्ड वैल्यू पे काम करना है तो वो भी यहीं पे मौजूद है। आपने सिंपल काम ये किया कि यहाँ से अपनी फाइल को सेव एज करके सेव एज किया। और यहाँ से आपने अपनी फाइल को जो है वो डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल आपने सेव किया। फाइल का नाम आपने रख दिया डायबिटीज, और txt फॉर्मेट में आपने इसको सेव कर लिया। फाइल को आपने ओपन किया। यहाँ से आपने तमाम वैल्यूज को कॉपी कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ गए, और टेक्स्ट से जो अपने डॉक्यूमेंट को कॉपी किया था, यहाँ पे हमने उस पूरे डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, पेस्ट कर लिया, सॉरी। तो पेस्ट करने के बाद आप ये देखिए, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन, एक रो और एक कॉलम एक सेल में आ चुकी है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके फाइल में, अब आप यहाँ पे गए, फाइल में गए, सेव एज किया आपने, और फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में आप चले गए, और डेस्कटॉप में आपने नाम रख दिया डायबिटीज। ओरिजिनल नाम रख देती हूँ क्योंकि ये स्केल्ड वैल्यूज नहीं है। और यहाँ पे जाके सेव एज टाइप में जाके आप CSV कॉमा डी लिमिट ये जरूर सिलेक्ट करेंगे, और इसको आपने सेव कर लिया। फिर अब ये फाइल आपकी जो है वो डेस्कटॉप पे CSV डायबिटीज ओरिजिनल के नाम से मौजूद है। अब ये फाइल आपने सेव करके रख ली। अगर आपको इस पे काम करना है तो अब आप आएंगे वापस अपने जो है वो गूगल नोटबुक पे। ओरिजिनल के नाम से मैंने फाइल कॉल किया, और यहाँ पे हो जाएगा pd.read_CSV। और यहाँ पे आपने फाइल को चूंकि रीड करवाना है तो आप लेफ्ट पे गए, यहाँ पे आपने फाइल को अपलोड किया। डायबिटीज, अच्छा ये कह रहे हैं कि ये फाइल वन टाइम है। वन टाइम है, इस वक्त जो मैं काम कर रही हूँ इस वक्त ये मौजूद होगी। नेक्स्ट टाइम जब मुझे काम करना होगा तो मुझे इसको दोबारा अपलोड करना होगा। इट्स ओके, ठीक है। तो ये डायबिटीज ओरिजिनल डॉट CSV की फाइल जो एक्सेल के थ्रू आपने सेव किया था फॉर्मेट चेंज करके, अब ये CSV की फाइल यहाँ पे मौजूद है। इस फाइल को आपने कर लिया कॉपी पाथ, और यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आपने इसको कर लिया पेस्ट, और उसके बाद आपने कर दिया यहाँ पे ओरिजिनल को रन। और ये आपके पास जो CSV फाइल हमने अभी सेव किया था ओरिजिनल फाइल, तो ये ओरिजिनल फाइल का डेटा आ गया आपके पास। सारी वैल्यूज मौजूद हैं। कोई आपके पास जो है स्केल्ड वैल्यू मौजूद नहीं है। तमाम वैल्यूज अपने पर्टिकुलर तमाम इस पे फिगर नंबर्स के साथ हैं। और जब हम इसको रन कर रहे थे तो ये वाली जो फाइल थी हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो स्केल्ड फाइल थी। एक मिनट, इसको मैं रन करती हूँ। तो ये मेरे पास स्केल फाइल है, तमाम वैल्यूज 0 से 1 के दरमियान है। और जब आप इसका एक इंडिविजुअल कॉलम को सम करेंगे तो वो कंप्लीट 1 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, और ये वाला भी आपके पास फॉर्मेट है। दोनों फॉर्मेट पे आप काम कर सकते हैं। इसको मैं हाइड कर देती हूँ। हाइड करने का तरीका ये है कि मैं विंडोज पे काम कर रही हूँ, तो कंट्रोल के साथ मैं प्रेस करूंगी स्लैश। अब ये कोड मेरा हाइड हो चुका है। ठीक है, कमेंट बन गया है। बहरहाल, अब हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट काम हम बेसिकली इसको देख रहे थे, इसके डिफरेंट लिस्ट हम देख रहे थे।
इसको मैं लिस्ट रन करती हूँ ताकि जो है मुझे पता रहे कि मुझे कौन सी फाइल देखनी है, इसमें से डेटा सेट कौन सा आप लोग को दिखाना भी है। और राइट, मैं ले रही हूँ इसमें से डॉट डेटा, dbts डॉट डेटा। और ये आपके पास डेटा फाइल है, और इसमें से मैं ले रही हूँ फीचर अंडरस्कोर नेम्स, यानी कि मुझे देखना है कि फीचर के क्या लेबलिंग है। तो फीचर अंडरस्कोर नेम्स ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने प्ले किया, और ये इसके लेबल्स हैं, ये इसके 10 इनपुट फीचर्स हैं, ये मुझे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये इनपुट मुझे चाहिए होगा और मुझे चाहिए होगा आउटपुट। तो आउटपुट जो है मेरे पास वो dbts डॉट टारगेट अंडरस्कोर फाइल नेम, इसको हमने रन कर दिया, और ये मेरे पास आ गया .csv की फाइल मेरे पास मौजूद है डायबिटीज की। ठीक है, गुड है। और फोल्डर में जो है डेटा की अलग फाइल रखी हुई है। ठीक है, और टारगेट की अलग फाइल बनी हुई है, तो हमें फिर इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना होगा, यानी एक करना होगा, ऐड करना होगा, एक दूसरे को ज्वाइन करना होगा। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट काम हमारे पास ये है, हमने फीचर वैल्यूज देख लिया, अब हम एक सॉर्ट ऑफ डेटा फ्रेम बना रहे हैं। डेटा फ्रेम का काम ये होगा कि आपका जो डेटा है वो एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाएगा, एक टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। और ये काम करने के लिए हमने dbts का वेरिएबल ले लिया है हमने df के नाम से। ठीक है, dbts df, और इसमें कमांड लिखेंगे bd डॉट डेटा फ्रेम dbts डॉट, इसमें से मुझे इनपुट का चाहिए, dbts डॉट, और इनपुट मेरे पास रखा हुआ है डेटा के फोल्डर में। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को देखा था, डेटा के फोल्डर में वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज यहाँ से आ गई। अब मेरी फाइल में एक हेडर भी होना चाहिए, कौन सी वैल्यू किसकी है। तो यानी कि मुझे हेडर बनाने के लिए कॉलम नेम्स चाहिए होगा। तो मैं कमांड लिखूंगी कॉलम्स इक्वल्स टू dbts डॉट, कॉलम नेम रखा हुआ है फीचर अंडरस्कोर नेम्स में, ये सारे नाम यहाँ रखे हुए हैं। तो फीचर अंडरस्कोर नेम्स मैंने यहाँ से ले लिया, और इसको जो है हम रन करते हैं। और कमांड हमारे पास रन हो गई है, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, dbts df, इसका इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए, आपकी जो फाइल थी उसमें एक ही जगह पे आपको उसकी लेबलिंग नजर आ रही है, और एक ही जगह पे आपको जो है वो उसकी वैल्यूज नजर आ रही हैं, और ये टेबुलर फॉर्मेट में आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काम क्या कर रहे हैं कि इसमें ये सिर्फ हमने इनपुट वाली फाइल इसमें लेकर आए थे, हम इसमें एक कॉलम और ऐड करेंगे, और वो जो एक कॉलम होगा वो टारगेट का कॉलम हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरी कमांड हो जाएगी dbts df, कॉलम का नाम मैंने रखा आउटकम। ठीक है, इस नाम से एक कॉलम ऐड होगा, ये उसका लेबल हो गया। और जो कॉलम मुझे ऐड करना है वो dbts का टारगेट वाला कॉलम, जो इसमें आउटपुट की वैल्यूज रखी हुई हैं। और इसको अब हम रन करते हैं, और इसको हम रन कर लेते हैं dbts df, ये फाइल अपडेट हो जानी चाहिए। और ये फाइल अपडेट हो चुकी है, ये आपके पास 10 इनपुट्स हो गए, एक आपके पास इसका आउटपुट आउटपुट हो गया, आउटकम भी आ गया इसके साथ ही। अब आपकी फाइल तैयार हो गई है। अब आप इस फाइल पे dbts df की जो फाइल है, इस पे आप जो है आगे बहुत सारे हम फंक्शन लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे हेड का फंक्शन। हेड का फंक्शन काम ये करता है कि शुरू की 5 वैल्यूज आपको जो है ये शो कर देगा। ठीक है, ऐसे सैंपल लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए हमारे पास ये कमांड होती है। सिर्फ हेडर आपको देखना है तो आप इसमें 0 डाल दें, तो सिर्फ फर्स्ट लाइन इसमें आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, इसी तरीके से एक कमांड होती है डिस्क्राइब की। डिस्क्राइब की कमांड का काम ये होता है कि वो तमाम आपको वैल्यूज यहाँ पे शो कर देगा, तमाम डिस्क्राइब की कमांड का काम ये होता है कि ये आपको तमाम वैल्यूज का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकाल के शो कर देगा।
और कुछ आपके पास फिटिंग वैल्यूज होती हैं या थ्रेशोल्ड वैल्यूज हम कह सकते हैं 25, 50 और 75%। अब जैसे मैं, तो फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ आउटपुट देखना चाह रही हूँ कि प्रोग्रेशन जो था उसका आउटपुट क्या आया है। तो मिनिमम वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 25 है, मैक्सिमम वैल्यू 346 है। तो ये डेटा डिस्क्रिप्शन, बेसिकली डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि तमाम न्यूमेरिक कॉलम्स को, न्यूमेरिक जिसमें नंबर्स जुड़े हुए हैं, उन वॉल्यूम्स का, उन कॉलम्स का कुछ जो है वो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह ये आपको निकाल के दिखा देता है। ये जो फाइल है ये हमारे पास डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में मौजूद है। मैं इस फाइल को यहाँ से भी CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे ये डेटा फ्रेम की फाइल मेरे पास तैयार हो गई है और मैं यहाँ पे जाती हूँ कोड में, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ DBTS DF। इस फाइल को मुझे CSV में कन्वर्ट करना है। तो एक तो मैंने ये ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल को सिखाया था कि कोई टेक्स्ट डेटा है तो आप एक्सेल पे जाके उसको इस तरीके से फॉर्मेट चेंज करके कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी DF की फाइल है, ठीक है, डेटा फ्रेम ऐसे टेबलर फॉर्म में फाइल है, तो आप ये कमांड लिखें DBTS DF.to_CSV। ये फाइल, ये जो कमांड है ये डेटा फ्रेम में ही चलेगी, इसलिए हमने डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम अंदर कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया सैंपल डायबिटीज का .CSV। ठीक है, और यहाँ मैं इसमें वो कर लेती हूँ कमेंट, और कमेंट हो जाएगा टू कन्वर्ट डेटा फ्रेम इनटू CSV फॉर्मेट। तो ये भी एक और तरीका है हमारे पास। और इसको जो है हमने कमांड लिखी, जिस फाइल को मुझे कन्वर्ट करना है टू CSV की कमांड, और फाइल का नाम हम यहाँ पे जो है वो दे देंगे। और इसको जब मैं रन करूंगी तो आप देखिएगा, ये मैं खोल रही हूँ। ठीक है, या ये मैंने ओपन कर दिया था, तो यहाँ पे आप देखिए sample-diabetes.csv, ये फाइल इस नाम की, ये वाली यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब आप ये के पास, यहाँ से आपने ऑनलाइन इसको कन्वर्ट कर लिया CSV में, अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। CSV की फाइल डाउनलोड हो गई, इसको आपने शो कर लिया। और ये जब मैंने शो किया तो मैं स्क्रीन इसको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सैंपल डायबिटीज की फाइल जो है ऑनलाइन आपने कन्वर्ट कर लिया था, और उसको अब आपने जो है वो डायरेक्ट CSV की फाइल अब आपके पास मौजूद है। तो कोई भी डेटा सेट हो, आप आराम से उसको पहले तो उसका डेटा फ्रेम बनाइए, जो मैंने ऊपर स्टेप्स आपको सिखाए हैं। रॉज एंड कॉलम्स, कॉलम्स ऐड कीजिए, रॉज दीजिए, उसको लेबल कीजिए, एक टेबल फॉर्म में वो आ जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको जो है टू CSV कर दीजिए, और गूगल में ये मौजूद होगा। हम गूगल में काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके। थोड़ा फास्ट अब हम होंगे, अपने लेक्चर को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अच्छा, इस वाले को भी जो है मैं कमेंट कर देती हूँ, ताकि जब आप इसको पढ़ना चाहें, इस नोटबुक को, तो आपके पास ये कमांड मौजूद हो। ऑल राइट, नेक्स्ट काम है, हम कोरिलेशन देखेंगे। कोरिलेशन का काम ये होता है कि जब हमारे पास इतने सारे 10 इनपुट वेरिएबल्स है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल आउटपुट पे कितना इफेक्ट दे रहा है। तो जो ज्यादा इफेक्ट दे रहा होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे, जो वीक इफेक्ट दे रहा होगा उसको हम जो है ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कम हो जाएंगे। तो कोरिलेशन का बेसिक जो डेफिनेशन है, बेसिक जो आइडिया है, वो ये है कि आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं कि एक का इफेक्ट दूसरे पे कितना है, नंबर वन। नंबर टू, आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी रिलेट कर रहे होते हैं कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आउटपुट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या जीरो है, स्ट्रांग है या वीक है। तो एक हम कोरिलेशन बनाते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा, जितनी मैथ्स की जरूरत है उतना आपको ये समझ आ जाएगा यहाँ पे, मैथ्स और स्टैट्स। ऑलराइट, इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे कमांड matplotlib.pyplot SPLT, और इंपोर्ट हम करेंगे cbond as SNS। plt.subplots, फिक्स साइज हम बता देंगे, स्केलिंग है, हमने इसको कह दिया 7 by 7 फॉर एग्जाम्पल। तो जो हमारा चार्ट बनकर आएगा
कोरिलेशन का, तो उसका ये 7x7 स्केलिंग है उसकी। SNS.हीट मैप, हीट मैप का काम ये होता है कि ये एक जो कोरिलेशन मैप आपको देगा वो कलर कॉम्बिनेशन में होगा। और हीट मैप का काम ये होता है डिफरेंट कलर शेड्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि किसका रिलेशन डार्क है और किसका रिलेशन लाइट है। ठीक है, तो हीट मैप के लिए हमें इसको इनपुट देना होगा DBTSDF डॉट कोरिलेशन कॉमा CMAP मैप। कलर कोड बताना होगा कि कौन से कलर शेड्स आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए रेड, येलो, ग्रीन। और उसके बाद जो है मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, और रेड, येलो, ग्रीन मुझे कलर शेड्स चाहिए, और यहाँ पे मैं लिखूंगी PLT डॉट शो ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस के साथ। और आप यहाँ देखिए अब आपके पास एक कोरिलेशन प्लॉट बन चुका है। और इसमें जो है रेड ग्रीन कलर जो है, रेड जो है वो हाईली नेगेटिव शो कर रहा है। ग्रीन कलर जो है वो हाईली पॉजिटिव यानी 1+1 की वैल्यूज शो कर रहा है। जीरो या येलो का जो ये ब्राउन येलो टाइप का शेड है, ये आपके पास न्यूट्रल वैल्यू शो कर रहा है। इसके इर्द गिर्द जितनी वैल्यूज होंगी वो वीक रिलेशन शो कर रही होती हैं। वीक रिलेशन से मतलब ये है कि इसको बढ़ाने से या कम करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप ये वाले फीचर्स को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये जो डार्क कलर्स हैं, ग्रीन का कोई शेड हो गया, जो इस वक्त मैंने बनाए हुए, इसके शेड्स डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट शेड्स होते हैं। और रेड ये आपके पास हाईली नेगेटिव है। डार्क रेड का मतलब ये हाईली नेगेटिव है, यानी थोड़ा भी ये वैल्यू बढ़ेगी तो आउटपुट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और थोड़ी भी ये वैल्यू कम होगी आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इसको हम जो है पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। प्लस की अगर वैल्यू आए, इसका मतलब ये होगा कि थोड़ी भी वैल्यू बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, और वैल्यू कम होने से आउटपुट कम होगा। और इन वैल्यूज को अगर मैं देखना चाहूँ कि कितनी है, तो N0 = मैं ट्रू कर दूंगी। तो ये एनोटेशंस हैं, और एनोटेशंस का मतलब ये है कि अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। ऑलराइट, तो टारगेट है हमारे पास आउटकम वेरिएबल। ये जो आउटकम वेरिएबल है ये वाली लाइन, ठीक है, इसमें हम कलर शेड देखेंगे तमाम इनपुट वेरिएबल्स का। क्या मतलब हुआ कि आउटकम का अपने आउटकम के साथ तो जाहिर हाईली कोरिलेटिव है। 1 का मतलब है हाईली, तो ये तो अपने वेरिएबल के साथ वो बेहतरीन रिलेशन बनाएगा। और उसके बाद ये दूसरे वेरिएबल है S3, देखिए इसके साथ में रेड रेड का शेड है, ये तो -0.39 यानी 0.4 के करीब है। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ाएंगे वैल्यू तो आउटकम कम होगा, ये कम करने से आउटकम बढ़ेगा। नेगेटिव का ये रिलेशन हो जाता है, एक बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा, एक कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन हो जाता है। ठीक है, और ये है 0.59 वैल्यू, ये हाईएस्ट इस वक्त मुझे नजर आ रही है। बॉडी मास इंडेक्स जो है .59 BMI का जो वैल्यू है ये आपके पास इस वक्त मैक्सिमम है, मतलब हाईएस्ट है, ग्रीन के शेड में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि BMI बढ़ाने से आउटकम बढ़ रहा है, प्रोग्रेशन बढ़ रही है, और बॉडी मास इंडेक्स कम करने से आउटकम कम हो रहा है। तो ये हाईली पॉजिटिव रिलेशन है, ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो जब हम वैल्यूज वेरिएबल्स को इग्नोर करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पे इफेक्ट कर रहा है। फिर कुछ वैल्यूज है हमारे पास, जैसे जेंडर की वैल्यू 0.043, बिल्कुल जीरो के करीब करीब है। तो हमें अगर कोई वैल्यू इग्नोर करनी होगी तो हम इसको करेंगे। 0.19, 0.17, ये वो वैल्यूज हैं जो जीरो के करीब करीब यानी वीक रिलेशन शो कर रहे हैं। ये पॉजिटिव रिलेशन है, कैसे पता चलेगा, प्लस साइन है, और नेगेटिव रिलेशन के साथ माइनस साइन है। तो ये को रिलेशन इस तरीके से हम पढ़ते हैं और इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। कोरिलेशन करने के बाद हम डेटा को स्प्लिट करेंगे ताकि हम आगे बढ़ें, और इस कोरिलेशन की हेल्प से हम फिर मॉडल इवैल्यूएशन में वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट काम है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ डेटा इनटू एक्स एंड वाई। आ जाएगा हमारे पास एक्स वेरिएबल, इसमें हमने लिया DBTS DF, और इसमें से जो वेरिएबल्स मुझे चाहिए होंगे वो मैं यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगी। और वेरिएबल्स मैं इस वक्त जो है तमाम इनपुट फीचर्स ले रही हूँ 10 के 10। ठीक है, तो ये 10 के 10 मैंने यहाँ पे इसके फीचर नेम्स लिखे हुए थे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इस तमाम इनपुट फीचर्स को एक्स एक्स में डाल देंगे, और वाई में आ जाएगा मेरे पास सिर्फ एक फीचर, और जो कि DBTS DF का
आउटकम फीचर। और मैं इसको रन करके देखती हूँ, एक्स डॉट शेप कॉमा वाई डॉट शेप, ये देखने के लिए कि इसमें वेरिएबल्स जो है वो मतलब डेटा जो है इसमें अलाइन हो गया है या नहीं। तो आप देखिए हमारे पास आ गया 44210 4421। इसका मतलब है कि इनपुट में जो हमारे पास 442 रॉज एंड 10 कॉलम्स हैं, और सेकंड वेरिएबल आउटपुट का है उसमें 442 रॉज एंड 1 कॉलम है। पहले हमारे पास सेपरेशन ऑफ डेटा इनटू एक्स एंड वाई था, अब हमारे पास है स्प्लिटिंग ऑफ डेटा इनटू ट्रेन सैंपल्स एंड टेस्ट सैंपल्स। और इसके लिए जो है हम लाइब्रेरी कॉल करेंगे मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, वहां से इंपोर्ट कर देंगे हम ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। अब हमने ये चार वेरिएबल्स जो हैं वो असाइन कर दिए हैं इसी फॉर्मेट में। पहले एक्स ट्रेन होता है, फिर एक्स टेस्ट होता है, फिर वाई ट्रेन होता है, फिर वाई टेस्ट होता है। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और इसके अंदर पहले हमें एक्स देना होगा, इनपुट हमारा एक्स में रखा हुआ है, अभी हमने सारा इनपुट जो है वो एक्स में डाल दिया है, और थोड़ी देर पहले हमने सारा इनपुट आउटपुट वाई में डाल दिया है। तो पहले एक्स देना होता है, फिर वाई देना होता है, उसके बाद हमें टेस्ट साइज बताना होता है लाजमी। और टेस्ट साइज हमने रख लिया 0.2, इसका मतलब है 20% डेटा जो है वो टेस्ट सैंपल बन जाए और 80% डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए चला जाए। एक्स ट्रेन डॉट शेप कॉमा एक्स टेस्ट डॉट शेप, ये हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज जब ट्रेनिंग हो जाएगी। और टेस्टिंग के लिए जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तो ट्रेन के लिए 353 रॉज एंड 10 कॉलम्स गए, और टेस्ट के लिए 89 रॉज एंड 10 कॉलम्स गए हैं टेस्टिंग एक्स के लिए। और 20% जो है ये टेस्ट साइज हो गया 442 का, और ये ट्रेन साइज का 80% हो गया। और यही काम हम वाई ट्रेन के लिए चेक कर लेते हैं, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट में हम मॉडल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल इम्प्लीमेंटेशन का, और मॉडल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कुछ मॉडल्स चाहिए होंगे। तो एक हमने लीनियर मॉडल में से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास एक है इंसेम्बल के नाम से, और उसमें रैंडम फॉरेस्ट रखा हुआ होता है, तो हम उसको भी ले लेते हैं इंपोर्ट। रैंडम फॉरेस्ट के हमारे पास दो पैकेजेस होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर और क्लासीफायर। तो हमें इस वक्त जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर चाहिए। अब ये दो इन दो मॉडल के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। तो लीनियर रिग्रेशन को मैं एल आर से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, एल आर डी बी टी एस डायबिटीज का हमें डेटा इसमें रखना होगा। और सबसे पहले तो मैं इसमें फंक्शन रन करूंगी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे फिट कमांड भी यहीं पे यूज कर लेती हूँ। और फिट के लिए मुझे चाहिए तो, वरना ये दो स्टेप्स भी हो सकता है, एक में आप रिग्रेशन चलाएं फिर डॉट फिट का अलग से वेरिएबल बनाए, उसमें ये इसको जो है वो इस्तेमाल मतलब फिटिंग उसमें करते हैं। और ट्रेन वेरिएबल्स हमें चाहिए होते हैं, आर बी डी बी टी एस डायबिटीज का लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मैंने इस तरीके से इसका नाम रखा है। और ये हमने इसको रन कर लिया, प्ले कर लिया, और ये हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से हम आर एफ भी कर लेते हैं, आर एफ डी बी टी एस इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। इसमें हमें जो है कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे, जो कि है हमारे पास हमें डेप्थ बतानी होती है, और मैक्स डेप्थ हम इसमें दे देते हैं 3 3 4 5। नॉर्मली हम 5 भी दे रहे होते हैं ज्यादातर, तो हमने ये दे दिया। और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दिया हमने इसको। और इसके साथ ही हम फिट का कमांड भी चला देते हैं, और ट्रेन कॉमा बाय अंडरस्कोर ट्रेन वेरिएबल्स हो जाते हैं फिटिंग के लिए। और आर एफ डी बी टी एस को जो है हम रन कर लेते हैं। और ये हमारे पास जो है वो रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल भी तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम हमारे पास कुछ इसके मॉडल इम्प्लीमेंट हो चुका है, मॉडल की वैल्यूएशन है, यानी कि परफॉर्मेंस हमें चेक करनी है। परफॉर्मेंस, तो मॉडल परफॉर्मेंस के लिए हम इंपोर्ट करेंगे एसक्यूएल से मैट्रिक्स फ्रॉम एसक्यूएल।
और मैट्रिक्स में से हम इंपोर्ट करेंगे। एक हमें चाहिए होगा मीन स्क्वायर। हम रिग्रेशन के लिए एक मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर। और एक हम R2 स्कोर लाजमी मालूम कर रहे होते हैं, जिसका R2 स्कोर बेहतर होता है वो मॉडल बेहतर काम कर रहा होता है। तो ये दो फंक्शन हमने इसमें से ले लिए। और अब जो नेक्स्ट काम करना होगा हमें, वो इनकी कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो हम कर लेते हैं, वैल्यूज को प्रिंट भी साथ साथ करते जाते हैं। और लीनियर रिग्रेशन का LR का हमारे पास मीन स्क्वायर एरर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल कर रही हूँ, 0.2F। इसका मतलब ये होगा कि फ्लोट जो है वो इसका मतलब ये होगा 0.2 डेसिमल तक जो है वो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट या प्रिंट कर देगा। और आगे जो है मैं लिखूंगी परसेंटेज। और इसके अंदर जो है मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, रूट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मीन स्क्वायर का मैंने मैसेज दिया तो मीन स्क्वायर का फॉर्मूला। और मीन स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए अच्छा हमें यहाँ पे प्रेडिक्शंस भी करवानी होंगी, प्रेडिक्शंस है नहीं इस वक्त हमारे पास। तो मॉडल रन करने के बाद हमें मॉडल की प्रेडिक्शन करवानी है। तो LR प्रेडिक्शंस एक वेरिएबल बना लिया मैंने। और इसमें आ जाता है मेरे पास DPTS.df डॉट प्रिडिक्ट। और प्रिडिक्शन के लिए हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो होता है x_टेस्ट। और यही सेम काम जो है हम RF के लिए भी करेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएंगे LRDBTS। और RF के लिए हो जाएगा RFDBTS। जो मॉडल हमने बनाया है उस पे हम एक्स टेस्ट डालेंगे और उसकी प्रिडिक्शंस हम करवा देंगे। और ये प्रिडिक्शंस हो गई। अब इस प्रिडिक्शन वेरिएबल को हमें मीन स्क्वायर में हमें पहले टेस्ट वेरिएबल देना होता है। और उसके बाद हमें प्रिडिक्टेड आंसर यानी एक्चुअल आंसर वाई टेस्ट में रखा हुआ है, और प्रिडिक्शंस के वेरिएबल के अंदर जो वो प्रिडिक्टेड आंसर रखा हुआ है, तो ये दोनों हम इसको देना होता है। और मैं इसको रन करके देख लेती हूँ। और यहाँ से कॉमा हम रिमूव कर देते हैं। मिस्टेक्स हमने सही कर लिया, अला प्रिडिक्शन कर दिया और मीन स्क्वायर मेरे पास आ गया। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ कमांड को, और इसी से मैं जो हूँ वो LR का R स्क्वायर स्कोर ले लूंगी। R स्क्वायर स्कोर। और यहाँ पे जो है R2 स्कोर के नाम से इसका फंक्शन मौजूद है, R2 अंडर स्कोर के नाम से फंक्शन है। और इसके बाद इन दोनों को जो है मैं यही काम जो है, और उसके बाद यही काम जो है मैं RF के लिए भी कर लूंगी। सिंपल कॉपी पेस्ट किया मैंने RF का मीन स्क्वायर, तो प्रिडिक्शन RF की रन होगी, ये ख्याल रखिएगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से अगर RF का R स्क्वायर एरर आपको चाहिए, स्कोर चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास प्रिडिक्शन भी RF की होगी। इसको हम रन कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, मॉडल इवेल्यूएट हो चुका है। मॉडल की परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है कि 0.46 लीनियर रिग्रेशन के मॉडल ने परफॉर्म किया, 0.38 RF के मॉडल ने परफॉर्मेंस शो की है। और LR का मॉडल जो है इस डेटा सेट के हिसाब से इस वक्त बेहतर है। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ रही हूँ कोरिलेशन का, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिटेल में। तो कोरिलेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ समझाना चाहूंगी कि हमने ये देखा था कोरिलेशन से कि जो जेंडर का वेरिएबल है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, उसका रिलेशन आउटपुट के साथ बहुत कम है। तो हम एक काम ये कर रहे हैं कि इस वेरिएबल को ऑफ करके देख रहे हैं। ये काम करने के लिए सिंपली हमने जो है वो एक्स डेटा सेट में से एक वेरिएबल इसका कम कर दिया है। अब मेरे पास 10 की जगह 9 वेरिएबल्स मौजूद हैं। ठीक है, चूंकि हमने डेटा सेट चेंज कर दिया है तो अब ज़ाहिर है हमें टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से मॉडल भी दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि डेटा सेट चेंज हो चुका है। तो उसकी वजह से ट्रेनिंग और टेस्टिंग चेंज हो चुका है। प्रेडिक्शंस भी अब हमारे पास अपडेट होंगी, तमाम चीज़ें हमारे पास अपडेट होंगी। और यहाँ पे मैं पुरानी वैल्यू नोट कर लेती हूँ। मेरे पास इसका R स्क्वायर आया 0.46।
और इसका जो मेरे पास आर स्क्वायर आया है वो है 0.38। ये उस वक्त है जब हमारे पास तमाम वेरिएबल्स मौजूद थे। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो जेंडर के अलावा डेटा पे ये काम करेगा, तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा। और अब जब मैंने इसको रन किया तो आप देखिए एलआर की जो परफॉर्मेंस है वो 0.51 हो गई। यानी जेंडर का जो डेटा था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उसकी वजह से मॉडल पे इफेक्ट पड़ते, यानी एक चीज खामखा में रन हो रही थी और वो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी इतनी नहीं थी। तो हमने इस तरह से हम सिलेक्ट कर रहे होते कि कौन सा वेरिएबल क्या कितना इफेक्ट शो कर रहा है। तो बजाहिर 0.0 की समथिंग वैल्यू थी, तो हमने उसको इग्नोर करके देखा तो हमारा मॉडल और अच्छे तरीके से काम करने लग गया। और आरएफ तो और ही अच्छा हो गया, 0.38 से बढ़ के इसका स्क्वायर स्कोर हो गया 0.55। दैट्स एक्सलेंट। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा रिमूव करने से परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट होगा। तो अब जो मेरा मॉडल है ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इस पे मजीद डेटा सेट को ट्रेन करना चाहूँगी। इसी तरीके से अगर मैं एक और को कम करके देख लूँ, फॉर एग्जाम्पल S2 0.17 है, तो मैं S2 को डिलीट करती हूँ। और जब हमने S2 को डिलीट किया तो ऑफ कोर्स अब ये 9 कॉलम्स नहीं रहे, अब ये 8 कॉलम्स हो गए। ये डेटा सेट भी मेरे पास अपडेट हो गया। मॉडल को मुझे दोबारा फिट करना होगा, मॉडल को मुझे दोबारा ट्रेन करना होगा दोनों मॉडल्स को, और दोनों मॉडल्स को मुझे दोबारा प्रिडिक्टर इस पे चलाना होगा। और अब मैं देखती हूँ कि मैंने दोनों की उस वक्त की वैल्यू है ये जब हमने जेंडर का डेटा रिमूव कर दिया है। अब हमने S2 का भी डेटा रिमूव कर दिया, और S2 स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो इसका डेटा अगर हम इसमें से माइनस कर देते, इसलिए उन डेटा को माइनस करें जिसका रिलेशन वीक शो हो रहा था। अब मैं इसको दोबारा प्ले करती हूँ, तो अब देखिए परफॉर्मेंस पे जो इफेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा मॉडल है उसमें से मुझे मजीद वेरिएबल डिक्रीज करना जो है वो मॉडल की एफिशिएंसी को ख़राब कर रहा है। तो हम यहाँ पे दोबारा से S2 ऐड कर देंगे, S1 और S3 के दरमियान हम डाल देंगे S2। और इसको फिर हम पूरे इसको जो है दोबारा रन करके जो है आखिर में दोबारा इसकी एफिशिएंसी सेट कर देंगे, मतलब मॉडल को दोबारा से इस डेटा सेट के साथ ट्रेन कर लेंगे। अब हमारे पास बेसिकली हमने जो मशीन बनाई है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमने मॉडल बनाया है एक बिल्ट इन डेटा सेट के ऊपर हमने उसको डेटा दिया ताकि मशीन सीख ले कि किस तरीके से उसको जो है वो इक्वेशन कोफिशिएंट्स लेके चलने हैं। उसने कोफिशिएंट सीख लिए, उसने कोफिशिएंट्स हमको दिखा दिए। ठीक है, इसने हमें आर स्क्वायर भी दिखा दिया, हमने बता दिया कि भाई ये वेरिएबल हम हटा रहे हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी अच्छी रहे। और ये सब हमने कर लिया है काम। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, हमारे जहन में सवाल आता है कि अब मैं इसको कोई नया पेशेंट का डेटा दूं और ये मुझे उसकी प्रोग्रेशन बता दे। तो अब हम काम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम प्रिडिक्टिंग प्रोग्रेशन या आउटपुट आउटकम ऑफ अ न्यू पेशेंट। कोई नया नया पेशेंट आया अपना डेटा लेकर। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास आरएफ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, तो हम ये वाला काम सिर्फ आरएफ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। आप अपने मॉडल्स में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। टेबल ले लिया न्यू पेशेंट के नाम से। अब हम यहाँ पे हम इसको रन कर रहे हैं बेसिकली आरएफ के ऊपर। तो हमने आरएफ का मॉडल यहाँ पे बुलाया, RFDBTS डॉट। इस पे काम क्या करो, RFDBTS पे प्रिडिक्शन कर दो। ठीक है, तो यही वाली कमांड है हमारे पास। पहले प्रिडिक्शन करके उसने एक्स डेटा पे प्रिडिक्शन करके आरएफ प्रिडिक्शन में रखा था। अब जो हम डेटा देंगे उस पे ये प्रिडिक्शन करके उसको जो है वो न्यू पेशेंट में जाके सेव कर देगा। और प्रिडिक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट आएगी। और चूंकि हम वैल्यूज दे रहे हैं लिस्ट, मतलब एक वैल्यूज दे रहे हैं, तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज आती हैं। और फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ वैल्यूज मैंने यहाँ पे टाइप कर दी हैं, और ये मेरे पास जो है वो तम सबकी वैल्यूज जो है मैंने कुछ भी डाल दी, और ये स्केल होना चाहिए 0 से 1 के दरमियान इनकी वैल्यूज होनी चाहिए। और वेरिएबल्स है मेरे पास जिस पे मैं इस वक्त रन कर रही हूँ। इसको मैं दोबारा कर लेती हूँ क्योंकि अब मेरे पास 9 वेरिएबल्स हो चुके हैं और मशीन का रिजल्ट भी जो है वो बेहतर था।
और ये प्रिडिक्शंस को भी हम जो है यहाँ पे रन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल है इसको मैं सेट कर देती हूँ। प्रेडिक्ट वेरिएबल हो गया मेरे पास। और ये जो है मैंने तकरीबन 8 सेट ऑफ वैल्यूज मुझे देनी थी, सॉरी 9 सेट ऑफ वैल्यूज मुझे देनी थी, तो मैंने रैंडमली कोई 9 सेट ऑफ वैल्यूज इसको दे दी है। ताकि जो है और उसकी रेंज जो है वो 0 से 1 के दरमियान होनी चाहिए, चाहे प्लस चाहे माइनस। तो इसको रन करेंगे हम, लेकिन इससे पहले हमें इसको डिस्प्ले भी देना है। तो डिस्प्ले के लिए मैं न्यू_पेशेंट। अब इसमें काम मैंने ये किया कि एक पेशेंट का मैंने डेटा लिया है या खुद ही से दे दिया है, और मैं चाह रही हूँ कि जो मशीन हमने बनाई है वो हमें अब इस नए पेशेंट के बारे में बताए कि इसकी प्रोग्रेशन क्या होगी। तो इसको हम रन करते हैं। तो इसने हमें बताया कि ये जो नया पेशेंट है उसकी जो आउटकम वैल्यू प्रोग्रेशन है वो 95.49 होगी तकरीबन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है RF पे हमने रन किया है। तो ये हमारे पास बेसिक जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि हम उसको डेटा दें, डेटा देने के बाद मशीन अपना मॉडल एक ट्रेन कर ले। अब हम उसको नया डेटा दें और वो हमें प्रिडिक्शन करके बताए कि भाई इसका ये वैल्यू होगी। तो ये हमारा जो आज का टारगेट था वो अचीव हो चुका है, यानी कि हमने अपनी एक मशीन को मेडिकल डेटा दिया है और हमने बताया कि इस डेटा के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करो। जब उसने ट्रेन कर लिया तो हमने इसको न्यू सेट ऑफ डेटा दिया नए पेशेंट का, और फिर इसने हमें बता दिया कि 95.45 जो है उस बंदे की 1 साल बाद जो प्रोग्रेशन होगी वो ये होगी। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बहुत सारे जो है मशीन लर्निंग सीखी है, और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आज का वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किया गया है ताकि उनके पास जो भी पेशेंट्स का डेटा सेट है वो ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करते हुए यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना डेटा सेट उसमें पुट करें, और उसके बाद अपने मॉडल को मशीन को रन करें और उसको एवेल्युएट करें, और उसके बाद अपने एक किसी भी पेशेंट का डेटा देकर उसको जो है वो टेस्ट करें और एग्जामिन करें। तो आज का जो हमने ट्यूटोरियल है उसको हम क्विकली समराइज कर देते हैं। आज हमने डायबिटीज डेटा सेट को पढ़ा, समझा कि उसमें किस तरीके से हमारे पास डेटा गिवन था, और कौन कौन से उसमें हमारे पास इनपुट्स थे, कौन कौन से आउटपुट्स थे, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन थी, सब हमने स्टडी किया। हमने scikit-learn पैकेजेस और गूगल रिसर्च नोटबुक यूज करते हुए, पाइथन लैंग्वेज यूज करते हुए हमने स्टैंड मॉडल बिल्डिंग किया है। और आप देखिए विद इन नो टाइम, विद इन एन आवर आपके पास पूरा जो है मॉडल तैयार है एक आउटपुट के साथ। तो मशीन लर्निंग इतनी ही सिंपल है, और ये फैसिलिटीज को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। कोरिलेशन के बारे में हमने देखा कि कोरिलेशन किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कोरिलेशन किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर किस तरीके से उससे हम अपने काम का वेरिएबल्स उठाएंगे। देन हमने जो है एक रैंडम डेटा था हमारे पास डायबिटीज का डेटा सेट, उसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। डेटा फ्रेम को फिर हमने CSV फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना सीखा, और अब CSV फॉर्मेट के आपके पास फाइल मौजूद है, उसको आपने डाउनलोड करके रख लिया है। अब जहां जब भी आपको अपलोड करनी है आप किसी भी फाइल को इस तरीके से कन्वर्ट करके अपने पास सेव कर सकते हैं, और किसी भी फाइल को जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है गूगल ड्राइव पे अपलोड करके या गूगल नोटबुक पे अपलोड करके वहां से उसका लिंक कॉपी करके अपने नोटबुक में उसको पेस्ट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। देन हमने दो मॉडल्स देखे, लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। दोनों को हमने ट्रेन किया, दोनों को एवेल्युएट किया, और फिर हमने देखा कि मॉडल इंप्रूवमेंट टेक्निक क्या होती है, यानी हम किस तरीके से अपने मॉडल को बेहतर बनाते हैं। तो हमने दोनों का R² स्कोर फाइंड आउट किया, और R² स्कोर जिसका अच्छा होता है वो अच्छी मशीन होती है। और उसको इम्प्रूव करने का तरीका ये हमने किया कि हमने जो है जो वेरिएबल का कोरिलेशन से वीक रिलेशन आया था उसको हमने निगलेक्ट किया। तो हमने देखा कि हमारे जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपका आपके मॉडल में मौजूद होते हैं लेकिन वो कोई पार्ट नहीं प्ले कर रहे होते हैं, यानी वीक होते हैं। तो आप अपने मशीन को उससे खामखा में लोड करने से बेहतर है कि आप उसको हटा दें। अगर उसको हटा के आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी आ रही है तो फिर तो आप उसको लाजमी हटा दें। और उसके बाद जो है फिर आपने जो है ये टेक्निक सीख ली कि किस तरीके से हम वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और उसको फिर हम अपने मॉडल से एलिमिनेट करते जाएंगे। और लास्ट में हमने ये किया, जब हमारा पूरा मॉडल इंप्लीमेंट हो गया एक ऑलरेडी मौजूद डेटा सेट के ऊपर, तो फिर हमने एक न्यू पेशेंट का डेटा अपने मॉडल को दिया, और उसने हमें उसका प्रोग्रेशन बता दिया कि इस डेटा सेट का जिस पेशेंट का BMI ये है, और उसका डिफरेंट लेवल्स जो सीरम लेवल्स ये है, शुगर लेवल ये है, तो उसका प्रोग्रेशन इतना आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास गूगल नोटबुक पे शेयरेबल हैं।
तो इसको शेयर कीजिए और इस पे मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए, अपना डेटा सेट के ऊपर इस वर्कआउट कीजिए और इस पूरे मॉडल को अपनी रिसर्च बुक में अप्लाई कीजिए और अपने रिसर्च बुक में अपने डेटा सेट के साथ अच्छे से काम करें, लेकिन मुझे फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और कोई भी चीज़ इसमें आपको समझनी हो या मिसिंग लग रही है तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट में लिखें, ताकि मैं अपने आइंदा के जो ट्यूटोरियल्स में उसको इनकॉर्पोरेट करूँ। इस सब की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।